क्लास में आपका स्वागत है। अभी वही औद्योगिकरण का युग चैप्टर चल रहा है। इसमें आज समझना है औद्योगिक विकास का अनूठापन। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादों में ही दिलचस्पी थी। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफ़ी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। इनमें से ज़्यादातर ऐसे उत्पाद थे जिनकी भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि मुख्य रूप से निर्यात के लिए आवश्यकता थी। 19वीं सदी के आखिर में जब भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत आने वाले ब्रिटिश मालों में धागा बहुत अच्छा नहीं था, यानी ब्रिटिश से जो माल आ रहा था भारत में उसका धागा अच्छा नहीं था। इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों में कपड़े की बजाय मोटे सूती धागे ही बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता था तो वह हमेशा बेहतर किस्म का होता था। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ चुका था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से, यानी हमारे देश में भी आंदोलन शुरू हो गए थे कि किसी भी तरह से देश को आज़ादी मिल जाए। तो इस वजह से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। आयात शुल्क बढ़ जाएगा तो बाहर का माल महंगा हो जाएगा। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी थी। चीनी बाज़ारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे और 1900 से 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन 2 गुना हो गया, यानी हमारे यहाँ उत्पादन बढ़ गया। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा और युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा कर दी थी। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। मतलब युद्ध शुरू हो गया था तो जो ब्रिटिश में उत्पादन वैसे सामान का हो रहा था, अब वहाँ पे युद्ध सामग्री उत्पादित होने लगी। इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाज़ारों को रातों रात एक विशाल देसी बाज़ार मिल गया। जब बाहर से माल नहीं आया, ब्रिटेन से नहीं आया, तो देसी बाज़ार के लिए मौका मिल गया। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे, क्योंकि ये युद्ध सामग्री चाहिए थी। नए कारखाने लगाए गए। पुराने कारखाने कई पालियों में चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया और हर एक को पहले से भी ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेज़ी से बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। मतलब जितना माल पहले आता था, युद्ध के बाद वो नहीं आया कभी, क्योंकि इसका मेन कारण यह है कि उस समय तक आते आते हमारे यहाँ भी देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। अब वो अमेरिका, जर्मनी और जापान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी युद्ध में।
कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में ज़बरदस्त गिरावट आई। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। होगा नहीं हो सकता, वैसे ही कर दूँगी।